नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉइंट स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो पीईटी 2022 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो है जो खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो से इतिहास के 10 नंबर, भूगोल के 10 नंबर, अर्थशास्त्र के 10 नंबर और सामान्य विज्ञान के है जो 10 नंबर कवर हो जाएंगे। यानी कि टोटल है जो 40 नंबर है जो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखें और वीडियो को आप ज़रा भी स्किप न करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। तो आपको याद रखना है वह स्थित है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह। अगला सवाल है हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह है। तो कितने ग्रह है? 8। अगला सवाल है कि भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है कहाँ पर? वाराणसी में। अगला सवाल है बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। तो यह मनाते हैं सिख धर्म के लोग। कौन सा त्यौहार मनाते हैं? बैसाखी त्यौहार। अगला सवाल है कि शाहनामा किसकी कृति है। तो शाहनामा कृति है किसी फिरदौसी की। ठीक है, फिरदौसी की कृति है कौन सी? शाहनामा। अगला सवाल है मणिपुर की राजधानी है। तो मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इम्फाल। अगला सवाल है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया। तो यह आज़ाद करवाया गया 1964 को। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है। तो यह लागू है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? 370। अगला सवाल है कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। तो यह निकलती है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। अगला सवाल है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का। अगला सवाल है कि खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में स्थित है। कौन सा दर्रा? खैबर दर्रा। अगला सवाल है यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो यह थे A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नहीं थे। कौन थे? सॉरी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो वह थे C. राजगोपालाचारी। अगला सवाल है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किस समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी किसने? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला सवाल है कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। तो उनकी मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वायत्तता। अगला सवाल है कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है। तो उसका भोज्य पदार्थ है शहतूत की पत्ती। ठीक है, शहतूत की पत्ती है जो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है। अगला सवाल है कि किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। तो यह निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था। तो यह गीत लिखा था प्रदीप ने। कौन सा गीत लिखा था? ए मेरे वतन के लोगों। और यह देशभक्ति गीत है और यह किसने लिखा था? प्रदीप ने लिखा था। अगला सवाल है वायु का दबाव किसके कारण होता है। तो यह होता है घनत्व के कारण। अगला सवाल है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। तो कौन सा पैमाना है? बैरोमीटर। अगला सवाल है यह एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे पर बसा है। कौन सा शहर? तो कन्नौज और कानपुर। ठीक, कन्नौज और कानपुर है जो कन्नौज है जो कानपुर में स्थित है। ठीक है, जो एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है। तो खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के प्रारंभ में। अगला सवाल है कि हिमानी बर्फ़ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कि हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों
पर छाया रहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। क्या है प्रश्न? हिमानी बर्फ का एक बहुत बड़ा पिंड है। ठीक है, हिमानी बर्फ का बहुत बड़ा पिंड है जो कि हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। अगला सवाल है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। अगला सवाल है कि फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो वह थे बेन किंग्सले। ठीक है, बेन किंग्सले थे जो फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे। अगला सवाल है कि शिक्षक दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। अगला सवाल है कि जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया? तो जापान पर परमाणु बम गिराया गया था 1945 में। ठीक, कहाँ पर गिराया गया? जापान में। अगला सवाल है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है सतलज नदी पर। ठीक है, कौन सा बांध स्थित है? भाखड़ा नागल बांध स्थित है। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। अगला सवाल है खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है हॉकी खेल से। कौन? खिलाड़ी धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो कुल कितने स्थायी सदस्य? 5। अगला सवाल है कि कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो यह है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला सवाल है अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। कौन? अजमेर। अगला सवाल है कि यह एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। तो किसने की थी? अकबर ने। ठीक है, अकबर एक ऐसा मुगल राजा था जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की थी। किसने? अकबर ने। अगला सवाल है कि मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? तो यह हवाएं होती हैं वर्षा ऋतु की हवाएं। अगला सवाल है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। ठीक है, भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, यही अर्थ है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे किसे जोड़ते हैं? तो यह जोड़ते हैं व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को। कौन जोड़ते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे। अगला सवाल है कि यह शहर अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? नासिक। ठीक है, नासिक शहर है जो अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? तो कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, कौन सा बांध? कोयना बांध। अगला सवाल है कि रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। ठीक है, इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए रूस में साइबेरियन प्रसिद्ध है। साइबेरियन प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला सवाल है कि 1857 विद्रोह क्या है? तो यह विद्रोह है ब्रिटिश सेना में भारतीय सेना का विद्रोह। अगला सवाल है कि किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो यह मशहूर है ताले बनाने के लिए। ठीक है, ताले बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है या मशहूर है? तो वह है अलीगढ़। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो यह किया था तात्या तोपे के सहयोग से। ठीक है, तात्या तोपे के सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था। किसने? झांसी की रानी ने। अगला सवाल है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो यह हुई थी रंगून में। ठीक है, रंगून में हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? बहादुर शाह जफर की। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। अगला सवाल है कि अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? 1। अगला सवाल है कि नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो यह विधिवत राज्य बना था 1963 को।
अगला सवाल है कि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। ठीक है, मालीगांव है जो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। कौन सा? मालीगांव। अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल है जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला वह प्रथम व्यक्ति कौन था, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था तेनजिंग नोर्गे। ठीक है, तेनजिंग नोर्गे था जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। अगला सवाल है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, 36,000 किलोमीटर भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है कितनी? 36,000 किलोमीटर। अगला सवाल है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। अगला सवाल है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। अगला सवाल है कि दूध में दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो यह बनता है लैक्टोबैसिलस के कारण। ठीक है, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध में दही बनता है। अगला सवाल है कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो यह होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है किसकी आवृत्ति? पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अगला सवाल है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है, तो यह होता है 40 डिग्री तापमान पर। अगला सवाल है कि कांसा किसकी मिश्रित धातु होती है, तो कांसा होती है तांबा और टिन की मिश्रित धातु। अगला सवाल है कि दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, दलीप ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट खेल से। ठीक है, किस ट्रॉफी का संबंध? दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट खेल से। अगला सवाल है कि एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा, तो एलपीजी का पूर्ण विस्तार होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जो एलपीजी का पूर्ण विस्तार है। अगला सवाल है कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी, और यह पुस्तक लिखी थी किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी? गीता रहस्य। अगला सवाल है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है, तो यह होता है 1/3 सदस्यों का चुनाव। ठीक है, 1/3 सदस्यों का चुनाव है जो हर 2 वर्ष बाद होता है। अगला सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो यह होता है 4 वर्ष का। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको याद रखना है यह होता है 4 वर्ष का होता है। अगला सवाल है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो अयोध्या स्थित है सरयू नदी के किनारे। अगला सवाल है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो परमाणु बम करता है कार्य किस सिद्धांत पर? नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? परमाणु बम। अगला सवाल है कि विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर है जो विद्युत धारा की इकाई है। अगला सवाल है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो वह खनिज है पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। कौन सा खनिज? पोटेशियम। अगला सवाल है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला सवाल है कि मलेरिया की दवा क्विनिन किस पौधे से प्राप्त होती है, तो यह होती है सिनकोना से। ठीक है, सिनकोना से मलेरिया की दवा क्विनिन प्राप्त होती है। किस पौधे से? सिनकोना पौधे से। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है, तो उनको दिखाई देता है काला। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अगला सवाल है कि एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा, तो एटीएम का पूर्ण विस्तार होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन है जो एटीएम का पूर्ण विस्तार होगा। अगला सवाल है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो यह बुलाता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति है जो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। कौन? राष्ट्रपति।
अगला सवाल है कि एल बी डब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है। एल बी डब्ल्यू शब्द है जो किस खेल से संबंधित है, तो यह संबंधित है क्रिकेट से। अगला सवाल है कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं, तो वह परत है ओजोन। ठीक है, ओजोन परत वह परत है जो वायुमंडल की वह परत है, ओजोन परत, जिसमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें हैं जो बचाती है। कौन? ओजोन परत बचाती है। ठीक है, ओजोन परत है जो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। कौन सी परत? ओजोन परत। अगला सवाल है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है, तो इनकी दरगाह है अजमेर में। ठीक है, किनकी दरगाह? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। अगला सवाल है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो यह किया था कलिंग के युद्ध के पश्चात। ठीक है, कलिंग के युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है। अगला सवाल है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला सवाल है कि सालरगंज म्यूजियम कहाँ पर है। सालरगंज म्यूजियम है जो हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो वह है ज्योति बसु। ठीक है, ज्योति बसु है जो भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं या रही है। कौन? ज्योति बसु, और यह पश्चिम बंगाल में रही थी। ठीक है। अगला सवाल है कि संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो वह था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला सवाल है कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायके थी, जो संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला सवाल है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो यह संबंधित है कांस्य युग से। ठीक है, हड़प्पा की सभ्यता है जो किस युग से संबंधित है, तो आपको याद रखना है कांस्य युग से संबंधित है। अगला सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा, तो यह लिखा था बांग्लादेश का। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था। अगला सवाल है कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं। हीटर के तार बने होते हैं नाइक्रोम के। ठीक है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं, तो आपको याद रखना है यह बने होते हैं नाइक्रोम के। अगला सवाल है कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, उसका भार बढ़ जाता है। कब? लोहे पर जंग लगने से। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है, तो यह स्थित है पातालपुरी में। ठीक है, पातालपुरी में स्थित है कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप, और यह विश्व का सबसे बड़ा जलीय द्वीप या नदीय द्वीप कह सकते हो, और यह असम में है, और असम में किस जिले में स्थित है? पातालपुरी में। अगला सवाल है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है स्टील में। ठीक है। अगला सवाल है कि दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था। अभी मैंने पूछा था किस शासक ने चलाया था? अकबर ने। अगला सवाल है उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है। ठीक है, लाल प्रतीत क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन है जो सबसे कम होता है। अगला सवाल है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। अगला सवाल है कि संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है। संसार का सबसे बड़ा फूल है जो रफ्लेशिया फूल है। रफ्लेशिया फूल है जो संसार का सबसे बड़ा फूल माना जाता है। अगला सवाल है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग है जो संसार का सबसे बड़ा
जीवित पक्षी हैं। अगला सवाल है कि संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। संसार का सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। अगला सवाल है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया। तो मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ते को। ठीक, कुत्ते जंतु को सबसे पहले पालतू बनाया था किसने? मनुष्य ने। अगला सवाल है कि किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। तो टाइटेनियम। ठीक है, टाइटेनियम को भविष्य की धातु भी कहा जाता है। किसे? टाइटेनियम को। अगला सवाल है कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो वह तत्व है सल्फर। ठीक है, सल्फर तत्व है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अगला सवाल है कि दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। तो यह पुत्री थी शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। कौन? रजिया सुल्तान। अगला सवाल है कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। तो मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है तमिलनाडु राज्य को। ठीक है, तमिलनाडु राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। अगला सवाल है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो यह मुख्यालय है मालीगांव में। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है। तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भारत के इस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। अगला सवाल है कि तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है। तो तेलुगु राजभाषा है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजभाषा कौन सी? तेलुगु। अगला सवाल है कि हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो यह होते हैं 11-11। ठीक है, 11-11 खिलाड़ी होती है किस खेल में? हॉकी खेल में। अगला सवाल है कि बांग्लादेश की मुद्रा है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। अगला सवाल है कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है। तो नील नदी के किनारे विकास हुआ है मिस्र सभ्यता का। अगला सवाल है कि किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो यह किया था गया स्थान पर। ठीक है, गया स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी। तो यह लिखी थी महाकवि कालिदास ने। ठीक है, महाकवि कालिदास ने प्रसिद्ध नाटक शकुंतला की रचना की थी। किसने? महाकवि कालिदास ने। अगला सवाल है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है। तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, जब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। अगला सवाल है कि कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। तो वह भाग है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश है जो भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है। अगला सवाल है कि कौन सी कायांतरिक सेल है। तो वह है संगमरमर। ठीक है, संगमरमर है जो कायांतरिक सेल है। अगला सवाल है कि सार्क का पूर्ण रूप है। तो सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये जो सार्क का पूर्ण रूप है। अगला सवाल है कि भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी। तो यह की थी वास्को डी गामा ने। ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज की थी। किसने? वास्को डी गामा ने। अगला सवाल है कि स्वेज नहर के खुलने से किन दो प्रायद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो जाता है। तो यह हो जाता है यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का मार्ग छोटा हो जाता है। किस नहर के खुलने से? तो स्वेज नहर के खुलने से। ठीक है, स्वेज नहर के खुलने से यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका दोनों महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो जाता है। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया। तो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था 1914 से 1918 के मध्य। कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। अगला सवाल है कि किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। तो वह शासनकाल था बालाजी बाजीराव के दौरान। ठीक है, बालाजी बाजीराव के शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी। ठीक है, अगला सवाल है कि
सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा फुले ने। ठीक है, महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे, तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर थे जो भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे। अगला सवाल है कि भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी है जो भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? दादा भाई नौरोजी। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, 12 मार्च को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल को समाप्त हो गया था। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला सवाल है कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो वह प्रधानमंत्री था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। अगला सवाल है कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो समुद्र तट की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर है जो भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई है। कितनी? 6100 किलोमीटर। अगला सवाल है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो यह समीप है महाबलेश्वर के। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो यह समीप है महाबलेश्वर के। अगला सवाल है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो यह घूम लेती है 15 डिग्री देशांतर। ठीक है, 15 डिग्री देशांतर घूम लेती है पृथ्वी 1 घंटे में। ठीक है। अगला सवाल है कि चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है। अगला सवाल है कि ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो यह की गई थी मुंबई से ठाणे के बीच। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच ब्रिटिश शासन द्वारा प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी। कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। अगला सवाल है भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है, तो सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर का। ठीक है, भारतीय वायुसेना में कमीशन और अधिकारी का सबसे छोटा पद कौन सा होता है? पायलट ऑफिसर का होता है। अगला सवाल है युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है कौन सा? परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र है जो युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। ये एशिया है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है। अगला सवाल है कि ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? तो ऋतुएं होती हैं सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने के कारण ऋतुएं होती हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? तो यह विदित है बहिर्मंडल के नाम से। अगला सवाल है कि DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो DCM ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। अगला सवाल है कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर है? तो आपका उत्तर होगा तबला के लिए। अगला सवाल है कि वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, तो वह मुगल बादशाह था हुमायूं। अगला सवाल है राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो यह स्थित है किस गुफा में? एलिफेंटा की गुफा में। अगला सवाल है कि लक्षद्वीप की राजधानी है, तो कौन सी है?
कारावती। ठीक है, कारावती है जो लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला सवाल है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है, तो कौन सी है? काली मिट्टी। अगला सवाल है प्रसिद्ध सिलोत्कीर्ण कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपका उत्तर होगा एलोरा में। अगला सवाल है कि हरित क्रांति का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना हरित क्रांति का अर्थ है। अगला सवाल है कि भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे? सीढ़ी दर टीला बनाकर या बांध बनाकर या वृक्षारोपण द्वारा हम भूरक्षण को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो आपका उत्तर होगा उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, तो कन्नड़ भाषा बोली जाती है कर्नाटक में। अगला सवाल है कि संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी राज्य है, तो वह कौन सा राज्य है जो अंडमान निकोबार की राजधानी है? वह है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। अगला सवाल है कि विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन थे, तो महाभारत के रचयिता थे वेदव्यास। ठीक है, वेदव्यास है जिन्होंने महाभारत जैसा महाकाव्य लिखा था। किसने? वेदव्यास ने। अगला सवाल है कि गीतांजलि की कवि है कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है कि किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है, तो यह चलती है जम्मू से कन्याकुमारी के मध्य। ठीक है, जम्मू से कन्याकुमारी के मध्य हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। अगला सवाल है कि जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद होता है, तो यह होता है थल सेना का। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित हैं, तो यह स्थित है जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर में भारत के पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित हैं। कहाँ पर? जम्मू एवं कश्मीर में। अगला सवाल है कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित हैं, तो यह स्थित है किस क्षेत्र में स्थित है? कश्मीर में। अगला सवाल है कि रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है, तो यह होती है 2 मिनट 6। ठीक है, 2:06 की होती है रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है। ठीक है, 2/6। अगला सवाल है कि किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है, तो यह कहा जाता है जापान को। अगला सवाल है कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो वह शहर है भोपाल। ठीक है, भोपाल है जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। अगला सवाल है कि किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो यह बोली जाती है केरल राज्य में। ठीक है, कौन सी भाषा? मलयालम भाषा। अगला सवाल है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन या सेल उद्यान किसने बनवाया था, तो यह बनाया था किसने? नेकचंद्र ने। अगला सवाल है कि जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है, तो जम्मू स्थित है तवी नदी के किनारे। अगला सवाल है कि कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है, तो वह शहर है काबुल। ठीक है, काबुल शहर है जो अफगानिस्तान की राजधानी है। अगला सवाल है कि कौन सा शहर जापान की राजधानी है, तो वह शहर है टोक्यो। ठीक है, टोक्यो है जो जापान की राजधानी है। अगला सवाल है कि किस देश में सूची स्तंभ पाए गए हैं, तो यह पाए गए हैं मिस्र में। ठीक है, मिस्र में सूची स्तंभ या पिरामिड पाए गए हैं। किस देश में? मिस्र में। अगला सवाल है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो यह कहा जाता है ऊँट को। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। अगला सवाल है कि किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो यह हुआ था 1869 में। ठीक है, 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है, तो कितनी होती है? 1 मीटर। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस।
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है तो कौन सा है? एशिया। ठीक है, अभी मैंने पूछा था अभी। ठीक है, तो अभी पूछा था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है और महाद्वीप देश कौन सा है, दोनों बोलिए। ठीक है, अगला सवाल है कि विश्व का सबसे लंबा पशु है तो विश्व का सबसे लंबा पशु है जिराफ। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो कौन सा है? एवरेस्ट। अगला सवाल है कि भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था तो वह था तेनजिंग नोर्गे। अगला सवाल है कि कारगिल कस्बा किस राज्य में है तो यह है जम्मू एवं कश्मीर में। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है तो सबसे बड़ा वृत्त है भूमध्य रेखा पर। अगला सवाल है कि किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला सवाल है कि कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया तो यह किया गया है स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। अगला सवाल है कि माओ से तुंग संबंधित है तो किससे संबंधित है? चीन से। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है तो यह स्थित है अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में स्थित है क्या? जलियांवाला बाग। ठीक है, किस शहर में स्थित है? अमृतसर में। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है तो कौन सा है? मोर। अगला सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तो यह दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए यह किसने दिया था नारा? यह प्रसिद्ध उद्धरण किसने दिया था तो यह दिया था अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि सरकार जनता की जनता द्वारा जनता के लिए है, जनता के लिए, और यह उद्धरण दिया था अब्राहम लिंकन ने। अगला सवाल है कि बोध गया किस धर्म से संबंधित हैं तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। अगला सवाल है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। अगला सवाल है कि भारत की सबसे पहली रेलगाड़ी है जो कब चलाई गई थी तो यह चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। अगला सवाल है कि भारत में सबसे लंबी सड़क है तो भारत की सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड। अगला सवाल है कि भारत सर्वाधिक शिक्षित राज्य है, भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है कौन सा? केरल। अगला सवाल है कि चाची जी के नाम से जाने जाते थे तो कौन जाने, सॉरी चाची नहीं, चाचा जी के नाम से कौन जाने जाते थे तो यह जाने जाते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो चाचा जी के नाम से जाने जाते थे। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है जयपुर शहर। अगला सवाल है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था तो यह दिया था सरदार भगत सिंह ने। ठीक है, सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम दिया था। अगला सवाल है कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है तो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न। अगला सवाल है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है कि भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है तो यह संबंधित है बिहार राज्य से। अगला सवाल है कि किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है तो यह है बरौनी में। ठीक है, बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है। अगला सवाल है कि किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यह हुई थी जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अगला सवाल है कि राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है तो यह छोटी तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं। अगला सवाल है कि अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है तो किससे संबंधित है?
एथलेटिक्स से। अगला सवाल है कि कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो वह रेखा है अक्षांश रेखा। अगला सवाल है कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो वह स्थित है लोथल में। ठीक है, लोथल स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है। अगला सवाल है कि पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य है जो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अगला सवाल है कि चीन असम की किस दिशा में स्थित है? तो चीन असम की दिशा है कौन सी? उत्तर दिशा में। ठीक है, चीन असम की उत्तर दिशा में स्थित है। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश के अलावा भारत का कौन सा राज्य है जो 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो आपको याद रखना है वह है असम। ठीक है, असम राज्य है जो भारत का वह राज्य है जो 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अगला सवाल है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत में कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में स्थित है क्या? कंचनजंगा पर्वत शिखर। अगला सवाल है कि सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह है बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह है जो सूर्य से सबसे नज़दीक है। अगला सवाल है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। अगला सवाल है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। अगला सवाल है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। अगला सवाल है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो यह किनारा है कन्याकुमारी। अगला सवाल है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो यह निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो यह होता है मधुमेह बीमारी में। मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है किसका प्रयोग? इंसुलिन का प्रयोग। अगला सवाल है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू त्यौहार है किसका? असम का। अगला सवाल है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो यह मिलता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। अगला सवाल है कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार हुआ था चीन देश में। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, किसके बचपन का नाम था सिद्धार्थ? तो गौतम बुद्ध के बचपन के नाम था। अगला सवाल है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। अगला सवाल है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह होता है विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। अगला सवाल है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल है तमिलनाडु राज्य का। ठीक है, पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। कौन सा? पोंगल। अगला सवाल है कि गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भंगड़ा है जो पंजाब राज्य के लोक नृत्य है। अगला सवाल है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लॉगी बियर्ड ने। ठीक है, जॉन लॉगी बियर्ड ने टेलीविज़न का जो आविष्कार किया था। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका थी जो रजिया सुल्तान थी। अगला सवाल है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली लेती है गलफड़ों की सहायता से सांस। ठीक, गलफड़ों की सहायता से मछली है जो सांस लेती हैं। अगला सवाल है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा है जो किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ पर हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो 1919 में हुआ था और यह हुआ था अमृतसर में। अगला सवाल है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो यह की थी फॉरवर्ड ब्लॉक सभा की या दल की स्थापना की थी किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और कब की थी? 1939 में। अगला सवाल है कि पंजाब केसरी
किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। अगला सवाल है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो सबसे पहले बलिदान दिया था मंगल पांडे ने। ठीक है, मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। अगला सवाल है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी जो संतोष यादव थी। अगला सवाल है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। ठीक है, मूल शंकर नाम है जो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। अगला सवाल है कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? वेदों की और लोटों का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लोटों का नारा दिया था। अगला सवाल है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला सवाल है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा है जो भारत आया था 1498 ईस्वी में। ठीक है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा है जो भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा रहने वाला था पुर्तगाल का। ठीक है, पुर्तगाल का रहने वाला था कौन? वास्को डी गामा। अगला सवाल है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल स्थित है जयपुर जिले में। अगला सवाल है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो यह माना जाता है गुरु नानक को। ठीक है, अगला सवाल है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। ठीक है, बैसाखी त्यौहार है जो सिखों का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। अगला सवाल है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला सवाल है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है विजय घाट। ठीक है, विजय घाट है जो दिल्ली में स्थित है और यह है समाधि है जो लाल बहादुर शास्त्री की है। ठीक है, किस नाम से जानी जाती है समाधि? विजय घाट के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल है कि महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है तो लिखी थी चाणक्य ने। चाणक्य या कौटिल्य। ठीक है, एक ही नाम है। अगला सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला सवाल है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस है जो किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मई को। अगला सवाल है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है जापान। ठीक है, जापान देश है जो सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे छोटा राज्य है गोवा। और किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला सवाल है कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम त्यौहार है केरल राज्य का। ठीक है, केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? ओणम। अगला सवाल है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 को। ठीक है, 1911 को दिल्ली है जो भारत की राजधानी बनी थी। अगला सवाल है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह।
अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है गंगा डॉल्फिन। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। ठीक है, बरगद है जो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो इसका अनुपात होता है 3:2। ठीक है, 3:2 होता है भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में। अनुपात होता है कितना? 3:2। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाल का भी राष्ट्रगान लिखा था, तो आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता है जो सबसे पहले कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला सवाल है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है शक संवत। ठीक है, शक संवत है जो भारत का हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। अगला सवाल है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि है 52 सेकेंड। अगला सवाल है कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविता की खोज की थी हेनरी बेकरल ने। अगला सवाल है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध है हृदय से। अगला सवाल है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो वह ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। ठीक है, हीरा है जो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप माना जाता है। अगला सवाल है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। ठीक है, रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। अगला सवाल है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो यह किया गया था तांबे धातु का प्रयोग। ठीक है, तांबे धातु का प्रयोग मानव द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो यह दिखाई पड़ता है काला। ठीक है, काला दिखाई पड़ता है किसको? अंतरिक्ष यात्री को। अगला सवाल है कि दूरबीन का आविष्कार है जो किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला सवाल है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट। ठीक है, राजघाट है जो महात्मा गांधी की समाधि का नाम है और यह कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो पहली रेल चलाई गई थी बम्बई से थाने तक चलाई गई थी। ठीक, तो बम्बई से थाने तक पहली रेल चलाई गई थी भारत में। अगला सवाल है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो यह की गई थी कोलकाता में। ठीक है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा है जो कोलकाता में आरंभ की गई थी। अगला सवाल है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो यह हुआ था 1853 में। ठीक है, 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। अगला सवाल है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो वह थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984। ठीक है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अगला सवाल है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो श्रीमती सचेता कृपलानी थी। अगला सवाल है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे
पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा थे जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है जो कहाँ पर स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है जो स्थित है न्यूयॉर्क में। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। ठीक है, त्रिगवेली थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। अगला सवाल है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश है जो सदस्य हैं? तो देश है 193। ठीक है, इस समय 193 देश है जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो वह होते हैं 15। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो वह है 5। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो स्थित है द हेग या हॉलैंड में स्थित है। ठीक है, द हेग हॉलैंड में स्थित है क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है जो बान की मून है। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो यह चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो यह बना है दक्षिण सूडान। ठीक है, दक्षिण सूडान है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश बना है। कौन? दक्षिण सूडान। अगला सवाल है कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? तो यह होता है विटामिन के की कमी के कारण। ठीक है, विटामिन के की कमी के कारण खून का रुकाव है जो बंद नहीं होता है। अगला सवाल है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो यह किया गया है अनुच्छेद 343 में। ठीक है, अनुच्छेद 343 में संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? 343 के तहत। अगला सवाल है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो एकमात्र भारतीय थे अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा वह थे जो स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे। अगला सवाल है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो यह होता है 4 वर्षों बाद। ठीक है, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वो 4 वर्षों बाद होता है। अगला सवाल है कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो यह हुए थे रियो दी जेनेरो में। ठीक है, रियो दी जेनेरो या रियो दी जेनेरियो में हुआ था। सन 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे यहाँ पर, और यह ब्राज़ील की राजधानी है। ठीक है, रियो दी जेनेरियो। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला सवाल है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है भैंस की? तो यह प्रसिद्ध है मुर्राह नस्ल है जो प्रसिद्ध है। यह जो नस्ल है वो भैंस की है। ठीक है, अगला सवाल है कि प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है गुड़गांव में। ठीक है, गुड़गांव में प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर स्थित है। अगला सवाल है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो यह बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। अगला सवाल है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212। ठीक है, 44,212 है जो हरियाणा का क्षेत्रफल है। अगला सवाल है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा।
अगला सवाल है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती हैं? तो यह लगती है चीन देश की। ठीक है, चीन देश की स्थलीय सीमा है जो सर्वाधिक देशों के साथ लगती हैं। अगला सवाल है कि बैरोमीटर के पठान में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो यह सूचक है तूफान का। अगला सवाल है कि भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो इसका नाम है थार। ठीक है, थार मरुस्थल है जो भारतीय मरुस्थल का नाम है। अगला सवाल है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो यह है असम राज्य में। ठीक है, असम राज्य में कांजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है। अगला सवाल है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो यह घूमती है पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम से पूर्व पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला सवाल है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन बसा है श्रीपा नदी के किनारे। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो यह है चांदी। ठीक है, चांदी है जो बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। अगला सवाल है कि गोबर गैस में मुख्यतः रूप में क्या पाया जाता है? तो मुख्यतः रूप से पाया जाता है मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन है जो गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो यह कहा था लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कहा था किसने? लोकमान्य तिलक ने। अगला सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है 6 वर्षों की अवधि में किया जाता है। किसका चुनाव? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला सवाल है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। अगला सवाल है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ठीक है, मिल्की वे या दुग्ध मेखला है जो हमारी आकाशगंगा का नाम है। अगला सवाल है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था जो उद्दंत मार्तंड था। ठीक है, उद्दंत मार्तंड था जो भारत का या हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला सवाल है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अवधी भाषा में। अगला सवाल है कि हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं उदय भानुहंस। उदय भानुहंस है जो हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। अगला सवाल है कि 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो यह हुई थी एथेंस में। एथेंस जो यूनान में स्थित है। ठीक है, एथेंस में हुई थी 1896 में। ठीक है, एथेंस में 1896 में 118 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1896 में। और कहाँ हुई थी? एथेंस में। अगला सवाल है कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो यह जीता था हॉकी में। ठीक है, भारत ने हॉकी खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था। अगला सवाल है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो यह जीता था 1990 में मॉस्को में। ठीक है, 1990 में मॉस्को में जीता था। क्या भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? कब? 1980 में और मॉस्को में जीता था। अगला सवाल है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो यह होता है 4 वर्षों के बाद। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है लुसान में। और लुसान कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, लुसान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल है कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए? सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए? तो यह हुए थे लंदन में। अगला सवाल है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 प्रकार के गोले हैं। अगला सवाल है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी है माइकल फेल्प्स। ठीक है, माइकल फेल्प्स है जो एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है कि सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो यह हुए थे
टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो में हुए थे। अगला सवाल है कि सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो यह है बैडमिंटन से, ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है। किसका, कौन संबंधित है? साइना नेहवाल। अगला सवाल है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो यह लिया था सन 1900 में, ठीक है, सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। अगला सवाल है कि ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो वह है कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी वह है जो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। अगला सवाल है कि बैक टू द वेद्स यानी कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था महर्षि दयानंद या स्वामी दयानंद ने दिया था। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो यह की थी रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी, ठीक है, क्या की थी? झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी। किसने? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। अगला सवाल है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो यह होती है कैल्शियम की कमी के कारण, ठीक, कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी होती है। अगला सवाल है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यह किया जाता है गुर्दे, ठीक है, गुर्दे अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। अगला सवाल है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, ठीक है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, जो एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला सवाल है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो यह रहे हैं शहनाई के वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हैं जो शहनाई वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं। अगला सवाल है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी हैं जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं। अगला सवाल है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ है? तो यह हुआ है रूस देश के सहयोग से। अगला सवाल है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। अगला सवाल है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी जापान की जुनको तबाई, ठीक है, जापान की जुनको तबाई है जो विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। कौन? जुनको तबाई, जो जापान की रहने वाली थी। अगला सवाल है कि पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया है यकृत या लीवर का। अगला सवाल है कि द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह कथन संबंधित है पास्कल के नियम से, ठीक है, पास्कल के नियम से संबंधित है यह कथन। अगला सवाल है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। अगला सवाल है कि एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन है जो एलपीजी गैस में होता है। अगला सवाल है कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेम्स ने, ठीक है, जेम्स प्रिसेम्स ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अगला सवाल है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से या प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो यह किया था उपगुप्त के प्रभाव में, ठीक है, उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगला सवाल है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो वह था अकबर, ठीक है, अकबर है जो वह मुगल बादशाह था जो अशिक्षित था। अगला सवाल है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर है जिसकी स्थापना की थी गुरु रामदास ने। अगला सवाल है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक था लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल है जो गदर पार्टी का संस्थापक था। अगला सवाल है कि सिख इतिहास में
लंगर प्रथा किसने शुरू की? सिख इतिहास में लंगर प्रथा है जो किसने यह शुरू की? तो आपको याद रखना है, यह शुरू की थी गुरु अंगद देव ने। ठीक है, गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। अगला सवाल है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगला सवाल है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरण की? तो वह सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक वह सुल्तान था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की। अगला सवाल है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी 1951 में। अगला सवाल है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो यह किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, किसने अध्ययन किया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन किया था। कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय में। अगला सवाल है कि कौन सा रक्त समूह है जो सर्वदाता होता है? तो वह रक्त समूह है ओ। ठीक है, ओ रक्त समूह है जो सर्वदाता होता है। अगला सवाल है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में होती है 206 हड्डियाँ होती हैं। अगला सवाल है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन है जो प्राप्त होता है? तो वह विटामिन है विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी है जो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि मादा एनाप्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इससे होता है मलेरिया। अगला सवाल है कि टेलीफोन का आविष्कार है जो किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला सवाल है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति होती है। किसकी? प्रकाश की। अगला सवाल है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और यह सबसे पहले किसने बताया? तो यह सबसे पहले बताया था कोपरनिकस ने। ठीक है, कोपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी है जो सूर्य का चक्कर लगाती है। किसने बताया सबसे पहले? कोपरनिकस ने। अगला सवाल है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से। अगला सवाल है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में स्थित है क्या? स्वर्ण मंदिर। अगला सवाल है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित हैं? तो चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में क्या स्थित है? चार मीनार। अगला सवाल है कि कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो कुतुब मीनार स्थित है कहाँ पर? दिल्ली में। अगला सवाल है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है मुंबई में। मुंबई में क्या स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया। अगला सवाल है कि इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट स्थित है नई दिल्ली में। अगला सवाल है कि ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में। अगला सवाल है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई? तो आज़ाद हिंद फौज की ये जो स्थापना है जो कहाँ पर की गई? सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में स्थापना की गई। किसकी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। अगला सवाल है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। अगला सवाल है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। अगला सवाल है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस है जो मनाया जाता है 5 जून को। अगला सवाल है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला सवाल है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला सवाल है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल है कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? तो वेदों की और लोटों का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला सवाल है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। अगला सवाल है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा
का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या नारा दिया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला सवाल है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला सवाल है कि मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था मंगल पांडे ने। ठीक है, मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया? तो आपको याद रखना है, यह नारा दिया था मारो फिरंगी को। ठीक, किसने दिया था? मंगल पांडे ने। अगला सवाल है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल ने कौन सा नारा दिया? तो आपको याद रखना है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और यह नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला सवाल है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला सवाल है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो यह सबसे अधिक जो प्रयास रहा है वह रहा है राजा राम मोहन राय का। ठीक है, राजा राम मोहन राय का सबसे अधिक प्रयास रहा है सती प्रथा के अंत में। अगला सवाल है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना है जो किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का जन्म है जो जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जन्म दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी है जो महात्मा गांधी का पूरा नाम था। अगला सवाल है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला सवाल है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के लेखक थे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी है जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक थे। कौन? महात्मा गांधी। अगला सवाल है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो भारत रत्न है। अगला सवाल है कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो वह पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला सवाल है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है परमवीर चक्र। अगला सवाल है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कालिदास को। अगला सवाल है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति थे यूरी गागरिन। ठीक है, यूरी गागरिन थी या यूरी गागरिन था जो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था। कौन? यूरी गागरिन, और यह रूस का रहने वाला था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग था जो चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति था। अगला सवाल है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा थे जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला सवाल है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आपको याद रखना है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, जिसे छोड़ा गया था 1975 में। ठीक है, कब छोड़ा गया? 1975 में। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है बान की मून। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है, 8 मार्च को मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला सवाल है कि घेंगा रोग किसकी कमी के कारण से होता है? तो घेंगा रोग होता है
आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो वह ग्रंथि है अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि है जो इंसुलिन स्रावित करती है। अगला सवाल है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो डूरंड कप का संबंध है जो फुटबॉल खेल से है। अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। अगला सवाल है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो यह दी गई है 22 भाषाओं को। ठीक है, 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को भारतीय भाषाओं की मान्यता दी गई है। अगला सवाल है कि चीन की मुद्रा कौन सी है, तो चीन की मुद्रा है युआन। ठीक है, युआन है जो चीन की मुद्रा है। अगला सवाल है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी डुनांट। ठीक है, हेनरी डुनांट है जो रेड क्रॉस के संस्थापक है। अगला सवाल है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। अगला सवाल है कि भारत कोकिला कौन कहलाता है, भारतीय कोकिला कौन कहलाती है, तो वह कहलाती है सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू है जो भारतीय कोकिला कहलाती है, कौन, सरोजनी नायडू। अगला सवाल है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था, तो यह बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला सवाल है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय थे जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य। अगला सवाल है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है, तो विवेकानंद स्मारक स्थित है कन्याकुमारी में। अगला सवाल है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो दक्षेस का मुख्यालय स्थित है काठमांडू में, और काठमांडू कहाँ पर है, नेपाल में। अगला सवाल है कि दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं, तो दक्षेस के देश सदस्य हैं 8, जिसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल है। अगला सवाल है कि भारत की तटरेखा की लंबाई है जो कितनी है, तो भारत की तटरेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। अगला सवाल है कि विश्व में अबरख का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत देश में। अगला सवाल है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया, तो ग्रैंड ट्रंक रोड है जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला सवाल है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। अगला सवाल है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। अगला सवाल है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगला सवाल है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस। अगला सवाल है कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, तो वह विटामिन है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगला सवाल है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन रोग। ठीक है, बांझपन रोग होता है किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। अगला सवाल है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल है जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला सवाल है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो वसा में घुलनशील विटामिन है ए और ई। ठीक है, विटामिन ए और विटामिन ई है जो वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला सवाल है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है जो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है। अगला सवाल है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट।
अगला सवाल है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। पीतल है जो तांबा और जस्ता के धातुओं का मिश्रण है। ठीक है, पीतल है जो तांबे और जस्ते के दो धातुओं का मिश्रण है। अगला सवाल है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल है जो विटामिन डी के रासायनिक नाम है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कौन सा? कैल्सीफेरॉल। अगला सवाल है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। तो यह किया जाता है कॉर्निया का। ठीक है, कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्र में। अगला सवाल है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो वह विटामिन है विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अगला सवाल है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला सवाल है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो यह होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसको मापने के लिए? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। अगला सवाल है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम रीड ओनली मेमोरी है जो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है? रोम रीड ओनली मेमोरी। अगला सवाल है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उत्तरवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। तो यह हो गई थी 1907 के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। अगला सवाल है कि तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर है जो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। ठीक है, कौन सा मंदिर? वृद्धेश्वर मंदिर बनाया था। अगला सवाल है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म है जो कहाँ पर हुआ था। तो इसका जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। किसका जन्म? अकबर का। अगला सवाल है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा या आयोजित हुआ। तो यह हुआ था ब्राज़ील में। ठीक है। अगला सवाल है कि वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ। तो यह हुआ था रूस में। अगला सवाल है कि 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे या कहाँ हुए। तो यह हुए थे ग्लासगो में हुए थे जो स्कॉटलैंड में है। ठीक है, कहाँ पर हुए थे? ग्लासगो में। क्या हुआ था? वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल हुए थे। अगला सवाल है कि वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ। तो यह हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो यह करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष है जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालवंकर। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो वह अनुच्छेद है 370। ठीक है, 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। अगला सवाल है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो इसका निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। अगला सवाल है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है। तो हैदराबाद बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। ठीक है, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ क्या? हैदराबाद। अगला सवाल है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको है जो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो वह देश है वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी है
जो विश्व का सबसे छोटा देश है? अगला सवाल है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला सवाल है कि पन्नामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पन्नामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अगला सवाल है कि भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दादरा और नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है जो राजस्थान है। अगला सवाल है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड राज्य में। अगला सवाल है कि वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो वह है जूबा। ठीक है, जूबा है जो वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी है। कौन सी? जूबा। अगला सवाल है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री है जो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला सवाल है कि आईने अकबरी का लेखक कौन था? आईने अकबरी का लेखक था अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल है जो आईने अकबरी का लेखक था। अगला सवाल है कि होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप है जो टेनिस खेल से संबंधित है। अगला सवाल है कि देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास है जो देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में तीलियां होती हैं 24। ठीक है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो आपको याद रखना है अशोक चक्र में तीलियां होती है 24। अगला सवाल है कि भारत में सबसे पहली फिल्म है जो कौन सी बनी? तो भारत की सबसे पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र है जो भारत की सबसे बनी पहली फिल्म थी। अगला सवाल है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपेज। ठीक है, स्टेपेज हड्डी है जो सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। और अगला सवाल है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है फीमर। ठीक है, जांघ की हड्डी मानी जाती है। ठीक है, अगला सवाल है कि मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो मानव शरीर में पेशियां हैं 639। अगला सवाल है कि लाल रक्त कणिका या आरबीसी का जीवन काल है जो कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, 120 दिन होता है किसका जीवन काल? आरबीसी का या लाल रक्त कणिकाओं का। अगला सवाल है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को कहते हैं जस्तीकरण या गलवेनीकरण कहते हैं। इस क्रिया को क्या क्रिया है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं जस्तीकरण। अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र है जो कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र है जो कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है डिगबोई में। ठीक है, डिगबोई में स्थित है क्या? प्रथम तेल शोधन संयंत्र स्थित है। अगला सवाल है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। अगला सवाल है कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। ठीक है, कुली कुतुब शाह ने निर्माण करवाया था किसका? चार मीनार का। और चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। अगला सवाल है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो यह पारित किया गया था सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला सवाल है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से।
अगला सवाल है कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है फेयरी क्वीन। ठीक है, फेयरी क्वीन है जो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। कौन सा? फेयरी क्वीन। अगला सवाल है कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा है जो 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी, चीनी आक्रमण के समय। ठीक है, चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी और यह प्रथम घोषणा थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश वह राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। अगला सवाल है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम था जो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, जिसने हमला किया था 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में किया था हमला। अगला सवाल है कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह था, कौन था? मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसे किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। ठीक है, और इसकी पुस्तक भी है इंडी का, तो आपको याद रखना है। ठीक है। अगला सवाल है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सिलोन। अगला सवाल है कि विटामिन्स की खोज किसने की थी? विटामिन्स की खोज की थी फंक ने। अगला सवाल है कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो यह होती है आयरन, क्रोमियम, निकल। ठीक है, आयरन, क्रोमियम और निकल की स्टेनलेस स्टील धातु होती है। ठीक है, मिश्र धातु होती है इनकी। अगला सवाल है कि कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा होती है कॉपर तथा टिन की। अगला सवाल है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो यह किया था 1893 में। ठीक है, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। कब? 1893 में। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश है जो कहाँ पर दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने। अगला सवाल है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो वह नेता था लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय वह थे जो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से जिनका निधन हो गया था। किनका? लाला लाजपत राय का निधन हो गया था। अगला सवाल है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। अगला सवाल है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगला सवाल है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो यह होती है छोटी आंत में। अगला सवाल है कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। अगला सवाल है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे धातु का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? मानव द्वारा। अगला सवाल है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन काम करता है पृष्ठीय तनाव पर। ठीक है, पृष्ठीय तनाव पर काम करता है कौन? बॉल पेन। अगला सवाल है कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं शहतूत के पत्तों पर। ठीक है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो यह पाले जाते हैं शहतूत के वृक्ष पर पाले जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में खेतड़ी है जो प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए। ठीक है, तांबे की खान के लिए कौन प्रसिद्ध है?
राजस्थान में खेतड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, किसके लिए? तांबे की खान के लिए। अगला सवाल है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है जो कौन सा है? तो नज़दीक ग्रह है शुक्र, ठीक है। शुक्र ग्रह वह ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह माना जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।